हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलम के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर कॉलम से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ में डिस्लेशन से, क्योंकि कॉलम से रिलेटेड ही है डिस्लेशन, एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, तो हम लोग एक क्वेश्चन इसी में डाले। ठीक है, और कुछ है मतलब इसमें जो रिफ्लेक्स होते हैं और फिर आपका कंडेंसर क्या होता है, ये सब का क्वेश्चन है। और साथ में हम लोग जानेंगे भी कि आखिर कंडेंसर किसको बोलते हैं, अगर डिस्लेशन है तो ये कौन सा डिस्लेशन है, उसमें कैसे होता है। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं डिस्कस करते हो, साथ में साथ उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। इसीलिए हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन देखिए आप जब एक क्वेश्चन पढ़ेगा तो मैं ये आपको जरूर रहेगा कि यार क्वेश्चन डेविएट करके क्वेश्चन पूछता है, तो आप आराम से उसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं हुआ कि अगर वहां पर क्वेश्चन आया एजोट्रोपिक डिस्लेशन से तो क्या हुआ कि आप एजोट्रोप के मतलब जानते नहीं। मैं ऐसे नहीं बात करूँ। ओके, सो फिर हाँ, एक बार मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बहुत से जो एक बार खास मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपका जो डायमेंशन लेस से जो क्वेश्चन है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। डायमेंशन लेस नंबर है, उससे जो क्वेश्चन पूछा। तो मैं दो पार्ट बनाया हूँ, आप वीडियो के जो प्लेलिस्ट है उसमें से जाके देख सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के नाम से है, या फिर वीडियो में ही जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। वो उसमें बहुत ही अच्छा है, उसमें काफ़ी लोग देख चुके हैं, 100 लोग के आसपास। तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, तो एक मेरा एडवाइस है कि आप देख सकते हैं। और ऐसे मैं टॉपिक वाइज को वीडियो भी काफ़ी बना चुका हूँ। ठीक है, तो वो भी देख सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर खासकर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो काफ़ी अच्छा है। तो अभी हमें ये वीडियो तो जो अभी रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे खासकर आईजी कार की बात करें या फिर बीआरसी की बात करें जो मैसूर में होने वाला है, या फिर क्रिप्को की बात करें या फिर आयोसिल पर, ये सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मैच करते हो। ओके, सो फिर हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि मैं जल्द से जल्द और सभी ऐसा वीडियो बनाऊँ। देखिए आपके सब्सक्राइबर से, देखिए हमें थोड़ा सा लगता है नहीं, हमें क्वालिटी कंटेंट को और बढ़ाना चाहिए और क्या क्या देनी चाहिए, इसमें मैं टाइम दे पाता हूँ। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन ही है आपका, इन एजोट्रॉपिक डिस्लेशन डैश रिमेन्स लो। तो सबसे पहले हम लोग एजोट्रॉप समझते हैं। एजोट्रॉप के मतलब क्या होता है। देखिए एजोट्रॉप एक ऐसा मतलब प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब ऑपरेशन है जिसमें लिक्विड और जो वेपर है वो समान हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास से है, एक है ऑयल है, ऑयल मान लेते हैं, कोई भी ऑयल ले लेते हैं, और जब उसको हम हीट करते हैं ना, जब हम उसको आप हीट करते हैं तो उसी का जो ऑयल है ना, उसी का सेम टू सेम वेपर बन जाता है। जैसे कि मान लेते हैं दो ऑयल हैं, एक ऑयल है मेरा पास या फिर कोई और एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं, एक सपोज दैट मैं आइडिया ले रहा हूँ कि एनिलीन है और टॉलिन है। तो मान लेते हैं ये दोनों दो दो कंपोनेंट, हम इसको अलग करना है, तो हम लोग बेसिक क्या करते हैं, गर्म करते हैं और एक जो लाइटर कंपोनेंट है वो निकल जाता था। लेकिन ऐसा नहीं होता है एजोट्रोप। एजोट्रोप में होता है जो आपका जो दोनों कंपोनेंट में जो लिक्विड मिक्सचर है सेम टू सेम दोनों मिक्सचर जो है ना वेपर में भी चला जाता है। कहने का मतलब आप जब गर्म कीजिएगा तो जो वेपर बनेगा ना, तो वेपर में एनोलिन और टॉलिन दोनों रहेगा। तो भाई ऐसे तो डिस्टिलेशन हो नहीं पाएगा। तो जब वही बोला जाता है, जब लिक्विड वेपर जो है और सेम कंपोजिशन में जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं एजोट्रॉप। ओके, तो इसीलिए बोला था इन एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन क्या कांस्टेंट रहता है, डैश रिमेन्स लो। ये है आपका रिलेटिव वोलेटिलिटी। देखिए रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या है, दो चीज दो दो रेशियो का दो दो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर का रेशियो को बोला जाता है। जैसे वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए रहेगा, वेपर कंपोनेंट और वेपर बी रहेगा, ये दोनों का जो रेशियो है ना, उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव वोलेटिलिटी। तो आप समझ के रहे, ओके, और इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ओके, हाँ, तो जैसे कि मैं इसमें थोड़ा सा टिक में मार देता हूँ ताकि लोगों को आ, आसान हो। ओके, देखिए तो ये आपका पहला का आंसर सी हो जाएगा। ओके, फिर है कि फाइंड द डिस्टिलेशन प्रीफर फॉर द बाइंडिंग मिक्सचर हैविंग द कंपोनेंट ए एंड बी विथ वेपर प्रेशर 360 mmHg एंड 350 mmHg। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब करके दे दिया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखिए सबसे पहले समझ जाए, ये पूछ रहा है कि दो कंपोनेंट है। देखिए हमारे पास दो कंपोनेंट है और उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है। जैसे कि एक कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है, तो इसका वेपर प्रेशर 360 में और 355 एच दिया हुआ है। तो अगर हम जानते हैं, देखिए सेपरेशन होने के लिए हमारे पास से जो रिलेटिव वोलेटिलिटी है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर एक आ जाएगा तो सेपरेशन कभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, आपको जैसे पता है ना, जैसे कि हमारे पास रिलेटिव आर भी बराबर क्या होता है, वी पी और
तो मान लेते हैं ये एक कंपोनेंट रहता, ठीक है, और ये आपका रहता बी कंपोनेंट का। तब अगर दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए तो कभी आपका कभी सेपरेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका मान एक से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए एक क्वेश्चन इंटरव्यू में ऐसा पूछा गया था कि अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी वेपर एक से कम होगा तक सेपरेशन नहीं होगा। अरे भाई होगा। एक से कम के मतलब क्या हुआ? माना तो इसका मान एक से कम रहता, इसका मान एक से कम रहता, इसका मतलब क्या हुआ? नीचे वाला ज़्यादा है, ऊपर वाला कम हो रहा है, ऊपर वाला कम वोलेटिलिटी है, नीचे वाला ज़्यादा है, तो ये वाला जाएगा, वो वाला बचेगा। तो वहाँ भी होगा। लेकिन हम लोग एज ए एक इंजीनियरिंग या कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसका मान हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, तो फिर देखिए ये दोनों 360 और 355 है, तो मतलब माइनर डिफरेंस है, तो आपका जब रेशियो कीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, करने का मतलब 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कंपोनेंट लिक्विड में था सेम टू सेम कंपोनेंट वेपर में भी चला जा रहा है। तो इसलिए आपका हो जाएगा आंसर एजोट्रोपिक डिस्लेशन, क्योंकि हम बताए थे एजोट्रोप में लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में रहता है। ओके, फिर है द टर्म इंट्रेनर यूज्ड इन। देखिए सबसे पहले हमको इंट्रेनर समझना होगा। इंट्रेनर क्या होता है? इंट्रेनर जनरली क्या ना आपको एजोट्रोपिक डिस्लेशन में यूज करते हैं। जैसे आपको पता है कि एजोट्रोपिक डिस्लेशन में क्या हो रहा है कि लिक्विड और वेपर दोनों समान है। जब हम इसको हीट करते हैं तो जो जो कंपोजिशन लिक्विड में रहता है वही कंपोजिशन वेपर में आ जाता है, तो उसके वजह से सेपरेशन नहीं होता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें थर्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं, ताकि जो मतलब ये जो बना हुआ था ना कि भाई आप हीट करने के बाद मतलब एक सॉल्यूशन जो बना हुआ था ना उसको तोड़ने के लिए मतलब तीसरा कंपोनेंट डालते हैं, और तीसरा का कंपोनेंट क्या होता है, किसी एक से कंपोनेंट से मिल के घुल जाता है और एक को बचा देता है, तो फिर आराम से निकल जाता है। तो ये हो गया आपका सी आंसर। ओके, तो द टर्म इंट्रेनर इज यूज इन एजियोट्रोपिक डिस्लेशन। इंट्रेनर कुछ और नहीं है, एज ए मतलब एजियोट्रोपिक डिस्लेशन में हम तीसरा कंपोनेंट जो ऐड करते हैं एजियोट्रोप को ब्रेक करने के लिए, उसी को इंट्रेनर बोलते हैं। ओके, फिर बाय एडिंग इंट्रेनर दैश एजियोट्रोप फॉर्म। देखिए तो ये हमेशा लो बॉइलिंग फॉर्म करेगा, ठीक है। अब सोचिए हम ऐसा क्यों, सबसे पहली बात सोचिए, इंट्रेनर तो आप समझते हो, अभी सब समझे हैं, और हम एजियोट्रोप क्यों बात कर रहे हैं? देखिए इसका बात ये है कि आप देखिए एजोट्रोप को समझा है कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है। ओके गुड, तो आपको ये समझना चाहिए कि हम तीसरा कंपोनेंट ऐसा क्यों डालेंगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। अरे हाई हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा और वो भी बहुत सा चीज़ देना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा कंपोनेंट ऐड करते हैं ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ही लो हो जाए। तो दैट्स वाई लो बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा नहीं है, आपका एजोट्रोप में दो तरह का बनता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप। तो इसमें जो है ना आपका डेविएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब हम इंट्रेनर की बात करते हैं ऐड करते हैं तो लो बॉइलिंग हो जाएगा। ओके, तो उसका चौथा के ए हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो देखिए पाँचवा नंबर है, उसके बाद 10वां, ओके तो हम लोग अभी पाँचवा पढ़ेंगे, द यूज ऑफ सोलेंट फॉर इंक्रीजिंग द रिलेटिव वोलेटिलिटी फोर। देखिए जो हम लोग रिलेटिव वोलेटिलिटी के लिए जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो जनरली होता है आपका एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी का। ओके, तो हम एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन कुछ और नहीं, मतलब एक तरह से डिस्टिलेशन ही है जिसमें हम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और देखिए नॉर्मल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि आप हीट दिए और अलग हो गया, ठीक है। तो इसमें लेकिन हम सोलवेंट यूज करते हैं, सोलवेंट यूज करने की वजह से जो है ना, सोलवेंट यूज करके किसी पार्टिकल को हम एक्सट्रैक्ट, दैट्स वाई कॉल वी एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। इसका जो सिग्निफिकेंस है ये कैसे होता है ये थोड़ा अलग हो जाएगा, तो हम इसमें अभी बात नहीं करेंगे। तो बस आपको ये समझना है कि कोई आपका कोई रिलेटिव वोलेटिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो वो है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में यूज करते हैं। हमें रिलेटिव वोलेटिलिटी बढ़ाना क्यों है कि आपको पता है कि रिलेटिव वोलेटिलिटी के मान अगर एक से ज़्यादा होगा तभी सेपरेशन होगा, दैट्स वाई हम लोग उसको सॉल्वेंट डालते। ओके, अब है बात है छठा, फाइंड द एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो ये एजोट्रोपिक मिक्सचर की अगर बात करें तो ये आपका आंसर हो जाएगा एसिटिक और वाटर। तो ये अब हम एजोट्रोपिक मिक्सचर ऐसे प्रैक्टिकली निकाला जाता है, ठीक है, फाइंड जाता है। एसिटिक एसिड और वाटर जो है ना, मतलब एजोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब लिक्विड और वाटर, जैसे मतलब लिक्विड
जैसे मतलब एसिटिक एसिड है, वाटर है, वो लिक्विड फॉर्म में, जब उसको आप वेपर में ले जाइएगा तो वेपर में भी एसिटिक एसिड और वाटर रहेगा, तो इसको बोलते हैं एजिट्रॉपिक मिक्सचर। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं सातवां, बाय एडिंग इंटरनल और सोलवेंट ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट दैट्स गेट रिड्यूस, तो क्या घट सकता है? अरे भाई बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या किए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ही घटा रहे थे, इंटरनल में हम लोग जो ऐड कर रहे थे इंटरनल के रूप में, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट घटा रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ओके, फिर इन केस ऑफ एन ऑपरेशन ऑफ द स्लोप ऑफ क्यू लाइन इज फाउंड टू बी जीरो, देन एंथैल्पी ऑफ द फीड इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ, तो ये वेपर हो जाएगा आपका आंसर। ओके, देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में बताते हैं हमको। जैसे इंथैल्पी, सबसे पहले आपको क्यू लाइन समझना होगा। इन क्यू लाइन बराबर क्या होता है, जैसे कि क्यू बराबर होता है क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू माइनस वन, मतलब कोई भी लिक्विड है उसको वेपर में ले जाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो होता है ना, उसको बोलते हैं। तो अगर आपका क्यू लाइन में इसका स्लोप जीरो हो जाएगा तो इंथैल्पी जो फीड जो है ना वो बराबर रहता है वेपर के। ओके, हम आगे बात करें तो देखिए, द पॉइंट वेयर ऑपरेशन लाइन एंड इक्विलिब्रियम लाइन मीट्स इन द डिस्टिलेशन मेथड, उसको क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं पिंच पॉइंट। ओके, जहाँ पर ही आपका फिर से ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि एक आपके पास क्या है कि एक इक्विलिब्रियम लाइन, एक ग्राफ होता है, जैसे इक्विलिब्रियम लाइन होता है, और इक्विलिब्रियम लाइन वो जो टेढ़ा करके जाता है, और आपका ऑपरेटिंग लाइन होगा, ये दोनों जब टच करता है तो उसको बोलते हैं पिंच पॉइंट। ओके, आगे पढ़ते हैं। आगे है 10वां, देखिए मोस्ट इकोनॉमिकल कोस्ट। यार आप सोचिए, सबसे इकोनॉमिकल कोस्ट कौन होगा? इकोनॉमी में दोनों चीज़ देखा जाता है, ड्यूरेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग कोस्ट प्लस कॉस्ट, कोई भी कोस्ट। ड्यूरेबिलिटी मतलब लॉन्ग टाइम तक चले, और आपका कॉस्ट भी देखा जाता है, तो हम मिनिमम कॉस्ट देखेंगे तो क्या ड्यूरेबिलिटी होगा? नहीं होगा। तो इकोनॉमिकल कॉस्ट क्या है? आपका ऑप्टिमम कॉस्ट है। सॉरी, तो ये जो है ना आपका ऑप्टिमम कॉस्ट हो जाएगा आंसर। ओके, तो इकोनॉमिकल कॉस्ट की जब भी बात आती है ना तो ऑप्टिमम कॉस्ट की बात आती है। ओके, इफ़ द रिफ्लक्स रेशियो इंक्रीजेज, तो क्या होगा? देखिए, अगर आप रिफ्लक्स रेशियो इंक्रीज करा रहे हैं, ठीक है, अगर आप रिफ्लक्स रेशियो इंक्रीज करा रहे हैं तो आपका जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ना वो इंक्रीज करेगा। अब बोलिए कैसे? देखिए, हमारा जो देखिए एक थोड़ा सा फिगर बनाया है उस पर हम लोग जाएंगे। जैसे कि ये फ्रैक्शनेटर है, ओके, ये फ्रैक्शनेटर है, यहाँ से निकला, ऊपर गया, ये गया, फिर यहाँ से ठंडा होकर नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं भी, और एक इधर से पार्ट निकला, इसको बोलते हैं डी। आर बाई डी, दो दो चीज़ को होता है। देखिए, ये ऊपर से निकला और एक नीचे से गया, तो ये आपका आर है, और इधर गया डी हो गया, इधर वाला पार्ट जो है ना, जैसे एक यहाँ से निकल के ठंडा होकर निकल इधर जाएगा, और ये जो है ना आपका पार्ट आर रहेगा, और ये रहेगा आर भी, ये रहेगा भी। अगर अगर हम आर बाई भी ले लेते हैं तो ये इंटरनल रिफ्लक्स हो जाता है, यही आर बाई अगर डी ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल रिफ्लक्स। ओके, तो हम इसी की बात करें तो आप सोचिए, उसमें बोल रहा था रिफ्लक्स रेशियो बढ़ाइएगा, तो रिफ्लक्स रेशियो बढ़ाने का मतलब हुआ आर बाई डी बढ़ा रहे हैं, तो आर इसमें ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं, अरे तो ज़्यादा देंगे तो आपका ये जो कंडेंसर का कॉस्ट है यहाँ पर ही, जो ठंडा करना है या भी कोई भी चीज़ करना है तो बढ़ जाएगा ना, फिर कॉलम में भी जाएगा बार बार, तो क्या होगा, एक तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। ओके, तो इसीलिए बोला था इफ़ रिफ्लक्स रेशियो इंक्रीज द ऑपरेटिंग कॉस्ट वो इंक्रीज करने लगता है। ओके, फिर इफ रिफ्लक्स इंक्रीज द डैश इंक्रीज द फ्रैक्शनेटर, अभी पता है हम, देखिए अगर आप रिफ्लक्स बढ़ाइएगा तो कंडेंसर में जो ड्यूटी हो रहा था हीट का लॉस करना वो तो बढ़ रहा था, तो आपको जो रिफ्लक्स है वो तो कहाँ जा रहा है, वापस कॉलम में जा रहा है, तो कॉलम में जाएगा तो हमको ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। एक तो फीड आ रहा है, वो एक नॉर्मल फीड आ रहा था से, उसके लिए हम बनाए थे, डिजाइन किए थे, लेकिन हमारा मन हुआ कि नहीं, हम एक्स्ट्रा उसमें रिफ्लक्स रेशियो बढ़ाएंगे। हमें रिफ्लक्स रेशियो बढ़ाने से ये होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाता है, फिर प्यूरिटी बढ़ जाता है, इसके वजह से हम लोग बढ़ाते हैं। तो हम लोग इसके लिए हम कॉलम को थोड़ा डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेशन हो। ओके, तो दैट्स वाई इसका डायमीटर क्या होगा, बढ़ाना पड़ जाएगा आपको। फिर टोटल कॉस्ट, देखिए टोटल कॉस्ट में दो चीज़ें आता है, एक होता है कि आपको सोचिए
आप चप्पल ले लेते हैं, चप्पल नहीं है, आप घर में फ्रिज लिए, फ्रिज लिए तो आपका शुरू का कॉस्ट लगेगा, तो वो उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। और फिर बाद में खराब वराब होता है तो मेंटेनेंस कॉस्ट लगाते हैं। तो आपने जीवन में यही दो तो काम किए हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट। अब बिजली कॉस्ट दिमाग मत लगाइए, ठीक है। तो हम मशीन की बात करें तो वो अलग चीज़ हो जाता है, ओके। तो टोटल कॉस्ट जो है इसमें फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में आपका, और फिक्स कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाँ देखिए, तो इसका आंसर हो जाता है आपका फिक्स कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग। ऑप्टिमम कॉस्ट में तो, ऑप्टिमम में तो फिक्स फिक्स प्लस मेंटेनेंस दोनों आ जाता है। ऑप्टिमम में फिक्स प्लस मेंटेनेंस दोनों आ जाता है, तब तो ऑप्टिमम की बात आती है। लेकिन हम सिर्फ टोटल कॉस्ट की बात करें तो फिक्स प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर है ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। देखिए ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो क्या बोल रहा है, जैसे कि आप उस फिगर में देखा कि आपका एक कॉलम है, कॉलम से टॉप से निकलता है वेपर, उसको बाद हम कंडेंस कराते हैं, कंडेंस कराने के बाद एक पार्ट हम लोग डिस्टिलेट के रूप में रखते हैं, और एक चीज़ है आपका कॉलम में। देखिए डिस्टिलेट कहने का मतलब ये होता है ना, जो लाइटर प्रोडक्ट है जो हम लोग कॉलम से निकालते हैं और डायरेक्ट यूज करने लायक हो जाता है, मतलब जो लाइटर कंपोनेंट है मेनली, ठीक है, उसको हम लोग डिस्टिलेट ही बोलते हैं, ओके। तो हम लोग चाहिए ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो हम लोग इसलिए बात करें कि हम कॉलम में हमको जो प्रोडक्ट भी ज़्यादा निकले, साथ में कॉलम में भी जो प्योरिटी का इशू है प्लस टेम्परेचर का इशू है, ये सभी बैलेंस हो जाए। तो इसके संबंध में एक भाई एक कॉन्सेप्ट आया कि हम कितना डालें कि दोनों बैलेंस रहें, तो इसको कंसेप्ट बोलते हैं ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। तो ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो में आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट जो है वो बराबर हो जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट ये दोनों बराबर हो जाए। फिर एक टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमम। टोटल कॉस्ट मिनिमम कहाँ पर ही होगा, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो टोटल कॉस्ट आपका मिनिमम में हो जाएगा जहाँ पर ऑप्टिमम रिफ्लक्स रहेगा। देखिए मिनिमम रिफ्लक्स रहेगा तो कैसे नहीं होगा मिनिमम रिफ्लक्स रहेगा टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा नहीं, आपको आगे से फर्दर सेपरेशन करना पड़ेगा, या फिर कोई कॉलम जो प्योरिटी बढ़ाने के लिए या फिर हीट देने के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा, तो वो ज़्यादा पड़ जाता है। तो हम लोग ऑप्टिमम क्यों चूज कर रहे हैं भाई, सबसे पहली बात है ऑप्टिमम हम लोग क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ही कॉस्ट जो है मिनिमम हो जाता है। देखिए इंडस्ट्री विदाउट कॉस्ट के कोई भी काम नहीं होता। अगर वहाँ पर एक झाड़ू लगवाने के लिए भी बुलाया जाएगा ना, तो देखते हैं कि भाई इसे कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है, ऐसे नहीं बुला लेते हैं। तो यहाँ पर ही सब चीज़ कॉस्ट पे होता है, सब चीज़ एक ऑप्टिमम की जिसको कंसेप्ट है ना उसको यूज किया जाता है। तो ऑप्टिमम में आपका मिनिमम कॉस्ट होता है, ओके। फिर एट टोटल रिफ्लक्स तो अगर हम रिफ्लक्स टोटल दे दें तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचिए। रिफ्लक्स टोटल कहने का मतलब ये हुआ कि आप प्रोडक्ट जो डिस्टिलेट बोल रहे हैं ना वो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। डिस्टिलेट देखिए ना, रिफ्लक्स रेशियो बराबर होता है ना R=R/D टोटल कॉस्ट। हम टोटल रिफ्लक्स की बात, यानी आर टोटल हो गया, ये नील हो गया, तो आप मतलब डिस्टिलेट दे ही नहीं रही है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका डिस्टिलेट नील हो जाएगा। तो ये डिस्टिलेट जो है वो नील हो जाएगा। बाकी रेसिड्यू देखिए, रेसिड्यू तो नीचे जाएगा ही, कुछ ना कुछ अमाउंट में तो जाएगा, और रिफ्लक्स नील कभी नहीं हो सकता। हम जब रिफ्लक्स ही टोटल कर दें तो कैसे होगा, नहीं ना होगा। तो इसका आंसर डिस्टिलेट नील हो जाएगा, ओके। फिर रिफ्लक्स रेशियो इज इन्फिनिटी। रिफ्लक्स रेशियो इतना डाल दिए, इतना इन्फिनिटी कर दिए हैं, तब अब क्या होगा, तो वो रिफ्लक्स रेशियो इन्फिनिटी तब होता है वो एट टोटल रिफ्लक्स हो जाता है। टोटल रिफ्लक्स कर दीजिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ओके। फिर एस्टिमेट द कंडेंसर रिक्वायर्ड फॉर द टोटल रिफ्लक्स। अगर हम देखिए हमारे पास टोटल रिफ्लक्स है, मतलब जो भी बना और उसको टोटल के टोटल डाल दिए, तो भाई डालने से तो कैसे डालेगा, कुछ ना कुछ आपका जो कंडेंसर है ये सब तो लेगा ना। आप ज़्यादा रिफ्लक्स यूज कीजिएगा मतलब तो वहाँ से ज़्यादा कंडेंस करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में आपका तो कंडेंसर का साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग जो रिफ्लक्स रेशियो ने ऑप्टिमम रखते हैं कि ताकि कंडेंसर की साइज ज़्यादा छोटा भी ना हो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो। तो टोटल रिफ्लक्स रेशियो में हमको कंडेंसर का साइज ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब ना बहुत सा जो वेपर जो बन रहा है उसको टोटल के टोटल हम कंडेंस करवाएं और तब डालें कॉलम में। तो इसलिए टोटल रिफ्लक्स पे कंडेंसर हमें बड़ा चाहना जरूरी पड़ेगा। फिर फॉर ए मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो डैश कंडेंसर रिवॉल्वर लोड्स आर। देखिए अगर रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम है
क्या है आपका, रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम है। तो अभी हम लोग क्या भी, तो जब टोटल रिफ्लक्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पर ही आपका कंडेंसर बड़ा हो गया था, लेकिन रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम है तो कंडेंसर की साइज और रिबॉयलर का लोड भी कम रहेगा। ओके, इसमें एक है कि देखिए, इसमें था कि फाइंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स दिया हुआ था तो इसका एक्स के मतलब क्या होगा ये पूछा गया था। ओके, तो एक्स के मतलब ये जो है ना, ये आपका रिबॉयलर है, एक्स के मतलब हो गया आपका रिबॉयलर, सॉरी सॉरी रिबॉयलर का ऑप्शन नहीं है, टोटल कंडेंसर की बात है। ये जो है ना आपका कंडेंस, जैसे ये आपका वेपर निकला और यहाँ से कंडेंस हुआ और नीचे आ गया, तो 20 में जो है ना आपका एक्स का मतलब हुआ टोटल कंडेंसर। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। फिर 21 के बाद फाइंड द कोरिलेशन द रिप्रेजेंटेशन, देखिए ये फ्रैक्शनेटर कॉलम है और कंडेंसर यहाँ पर कोई रिफ्लेक्स नहीं दे रहे हैं, कोई रिफ्लेक्स नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम रिफ्लेक्स दे रहे हैं। कोई रिफ्लेक्स कुछ ऐसा नहीं होता, जीरो रिफ्लेक्स नहीं होता कुछ। तो आप मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो, ये जो स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ ना, वो मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो पे काम कर रहा है। ओके, ये ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ निकला और यहाँ से कुछ चला गया, तो ऐसा नहीं है, आप इसको बोलते हैं मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो। ओके, फिर द टॉप ऑफ फ्रैक्शनेटर हैज ए डैश टेम्परेचर। तो जो देखिए, हम बात करें, बस आप बात करते हैं, जैसे कोई कॉलम होता है या फ्रैक्शनेटर होता है, जो टॉप पे जो टेम्परेचर होता है ना वो सबसे कम होता है, और आपका प्रेशर भी कम ही होता है, और सबसे नीचे जाइएगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और प्रेशर भी बढ़ते जाएगा साथ में, और साथ में जो सल्फर का जो कंपोनेंट है वो भी बढ़ते जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम कॉलम से नीचे जाएंगे तो सल्फर कंपोनेंट क्या हो, बढ़ते जाएगा, और जो लाइटर मटेरियल है वो घटते जाएगा, या हाईवेयर मटेरियल बढ़ते जाएगा, इस तरह से भी होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा लो। फिर है द सेक्शन एबव द फीड ट्रे इन ए फ्रैक्शनेटर इज नोन एज, इसको बोलते हैं इनरिचिंग सेक्शन। देखिए, ये दो चीज़ याद रखें, जैसे ये आपका फ्रैक्शनेटर है ना, यहाँ पे डाल रहे हैं, तो यहाँ पर से ऐसे ढेर सा आपका पास होगा ना कॉल प्लेट, तो ये बोल यहाँ पर तो ये बोल रहा है कि आप फीड प्लेट के ऊपर का जो भी सेक्शन है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं इनरिचिंग सेक्शन। लेकिन याद रखिएगा, इनरिचिंग सेक्शन में फीड प्लेट भी काउंट होता है, फीड प्लेट है ना वो भी काउंट किया जाता है इनरिचिंग सेक्शन में। ओके, तो आपका ये हो गया। हाँ, और जो नीचे वाला जो होता है, बॉटम वाला मतलब फीड प्लेट के नीचे होता है, उसको बोलते हैं रेक्टिफाइंग सेक्शन। हम लोग ऐसे थोड़ा सा सोचिए, रेक्टिफाइंग सेक्शन क्यों बोलते हैं, इनरिचिंग सेक्शन क्यों बोलते हैं। इनरिचिंग इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि यहाँ पर वेपर कंपोनेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर जो लाइटर मटेरियल वो बहुत ज़्यादा रहता है। और रेक्टिफाइंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे कंपोनेंट ऐड करते हैं और रेक्टिफाई करते हैं, प्योर करते हैं। ओके, मतलब कोई चीज़ आता है, जैसे कि ऊपर से जो लाइटर कंपोनेंट है वो नीचे आएगा और इसमें मिक्स होता है, तो यहाँ पर रेक्टिफाई किया जाता है। ओके, और देखिए इसका कोई और भी रीजन हो सकता है, इनरिचिंग सेक्शन क्या होता है और रेक्टिफाइंग सेक्शन क्या हो सकता है। ओके, बस एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताया। ओके, हाँ, ये देखिए ये क्वेश्चन बना है, एक्सप्रेस द रिफ्लेक्स रेशियो। तो यहाँ पर हम दो चीज़ में बता, देखिए एक रिफ्लेक्स रेशियो होता है, एक एक्सटर्नल रिफ्लेक्स रेशियो होता है, एक इंटरनल रिफ्लेक्स रेशियो होता है। तो ये आपका आर है, और एक ये जो टर्म आ रहा है ना इसको बोलते हैं भी। तो जब बात हम करेंगे इंटरनल की, इंटरनल रिफ्लेक्स की, तो इंटरनल रिफ्लेक्स बराबर होता है आर अपॉन भी, और आपका जो एक्सटर्नल हो जाएगा, एक्सटर्नल रिफ्लेक्स रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर बाई डी। ये दोनों याद रखिएगा। तो देखिए ये ऐसे ऐसे जनरली ऐसे नॉर्मल भाषा में बात करें, जब भी रिफ्लेक्स रेशियो की बात होती है ना, तो एक्सटर्नल रिफ्लेक्स रेशियो की बात होती है, आर बाई डी की बात होती है। तो ये आपका आर हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा। ओके, फिर द यूज ऑफ वेपर प्रोड्यूस फ्रॉम द रिबॉयलर इज, जो रिबॉयलर से जो वेपर प्रोड्यूस हुआ उसको क्या किया जाता है, तो क्या किया जाएगा, वो आपका जो नीचे जो रिबॉयलर में कौन सा मटेरियल जाता है, जो कॉलम का जो बॉटम प्रोडक्ट है, जो हैवियर मटेरियल है, वो नीचे जाता है, और नीचे जाने के बाद क्योंकि उसको उसमें लाइटर कंपोनेंट रहता है, तो हम लोग चाहते हैं कि आगे कॉलम में क्यों डालें, एक छोटा सा उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करा दें, और ताकि जो लाइटर मटेरियल वो निकल जाए। तो वही बोला जाता है कि ये जो आपका टू स्ट्रीप आउट मोर वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम द लिक्विड,
जो बॉटम से जो आपका रिवॉल्यूट में गया तो वहाँ से जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसको स्ट्रिप आउट करना, मतलब निकाल लेना, ये हमारा काम होता है। तो ये हो जाएगा उनसे। द इक्वेशन अप्लीकेबल फॉर बैच डिस्टिलेशन, देखिए बैच डिस्टिलेशन के जो इक्वेशन अप्लीकेबल है उसको बोलते हैं रेले इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ये वो थोड़ा बड़ा टॉपिक बन जाएगा। फिर द मैकब-थिल्ले मेथड एक्सक्लूड, मैकब-थिल्ले मेथड में क्या एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब कौन सा काउंट नहीं किया जाता है। देखिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम पॉइसन-सावर्त मेथड की बात करते हैं ना तो उसमें एनर्जी की भी बात किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब मैकब-थिल्ले मेथड की बात करते हैं ना तो इसमें इंथैल्पी को इंक्लूड नहीं किया जाता। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन पांचों मेथड में उसमें मास और इंथैल्पी दोनों को काउंट किया जाता है, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है पांचों को मैकब-थिल्ले से। फिर है 28, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ थ्योरेटिकल वेटेज वी यूजुअली ऐड वन स्टेज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे आप जब कॉलेज में पढ़े होंगे तो जब न्यूमेरिकल बनाते समय भी ध्यान में आया होगा कि हम लोग कंडेंसर और रिबॉयलर को एक हम लोग प्लेट मानते हैं, क्योंकि यहाँ भी सेपरेशन हो रहा है। कंडेंसर में रिबॉयलर में क्या हो रहा है, दोनों दोनों में से कोई एक ही को माना जाता है जब एक लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास कंडेंसर लगा है, रिबॉयलर नहीं है, रिबॉयलर है कंडेंसर नहीं है, तो उसी से हम एक ही को मानेंगे। अब दो लगाया हुआ तो आई डोंट रियली, लेकिन एक वो हम लोग मानेंगे कि जैसे कॉलम रिबॉयलर में क्या हो रहा है, जो आपको हाईवेयर मटेरियल वहाँ से हम हीट देते हैं और हीट देने के बाद रिवॉल्व होता है, मतलब जो लाइटर मटेरियल स्टिप पॉट, यहाँ भी तो सेपरेशन हुआ। दैट्स वाई वी काउंट है, एक प्लेट हम लोग काउंट करते हैं। ओके, फिर है ह्यूमिडिफिकेशन। तो ह्यूमिडिफिकेशन में हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों होता है। देखो पहले ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। ह्यूमिडिफिकेशन के सिंपल मीनिंग ये हुआ कि जब कोई लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन। ओके, और कोई वेपर जो है कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं डी ह्यूमिडिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए कोई भी लिक्विड वेपर में क्यों कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होगा तब तो, और जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो मास भी ट्रांसफर हो रहा है। दैट्स वाई हीट और मास एक साथ ट्रांसफर होता है। ओके, फिर एट द गैस टेम्परेचर लिक्विड इज इक्विलिब्रियम विद वेपर। देखिए गैस टेम्परेचर पर लिक्विड जो वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा सेचुरेटेड गैस। फिर द ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंटेड एडिंग, तो ये सब ह्यूमिडिटी चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, साइकोमेट्रिक चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ह्यूमिडिटी चार्ट और दो, तो इसका आंसर सब हो जाओगे। तो इस तरह से आपका ये खत्म होता है।